रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उमा अपनी पड़ोसन भावना के साथ बहस कर रही थी और ताना देते हुए कहती है, अपनी बहू को समझा ले, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा जो तेरी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब देखो मेरी बहू को और मुझे सुनाती रहती है, वो भी तेरी मॉडर्न बहू। अब तेरी मॉडर्न बहू है तो मैं क्या करूँ इसमें? तेरे काम ही सुनने वाले हैं, इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? दिमाग तो तुम दोनों सास बहू में ढेले भर नहीं है और बस बातें करवा लो बड़ी बड़ी। अपनी बहू को बोल अपना दिमाग भी लगा लिया करे। मेरी बहू ने दिमाग लगाया ना तो तुम दोनों सास बहू का जीना हराम हो जाएगा। अरे उसकी मर्जी, वो घूंघट में रहे या कैसे भी रहे, लेकिन इसमें तेरी बहू होती कौन है बोलने वाली? मेरी बहू ने सलाह ही तो दी थी कि आज के समय में घूंघट कौन करता है, लेकिन इतनी सी बात में तेरी बहू को इतना ज्यादा बुरा लग गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? तो तेरी बहू क्या मेरी बहू को गवार बोलेगी? देख, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी बहू को समझा ले। नहीं समझा सकती है तो कोई बात नहीं, अगली बार मेरे हत्थे लगी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे जा बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे, मैं भी देखती हूँ तू क्या कर लेगी। उमा भावना से काफी देर तक बहस करने के बाद वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उमा अपनी बहू सलोनी को समझाने लगती है और बोलती है, बहू तू क्यों इतनी भोली बन रही है? अरे घूंघट कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि जुबान भी बंद कर ले, और कोई कुछ बोले तो तेरी सास तेरे पीछे खड़ी है। देखती हूँ मैं भी कि कौन तुझे क्या बोल सकता है। माँ जी मैं क्या ही बोलूं, अगर भावना आंटी की बहू को बुरा लग जाता तो। और वैसे भी पड़ोसी है वो हमारे, और पड़ोसियों में थोड़ी बहुत तू मैं तो चलती ही रहती है। आप भी क्या माँ जी? तू मैं ही तो नहीं होती ना यहाँ पर। सब लोग तुझे ही गवार समझ रहे हैं, लेकिन मैं भी तुझे कितना ही समझा सकती हूँ। तू है कि इतनी भोली बनती है कि किसी के भी बातों में आ जाती है। माँ जी मैं भोली हूँ तो क्या हुआ, मेरी देवरानी भोली थोड़ी है। आपने और देवर जी ने लाखों में चुनी है मेरी देवरानी, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, विदेशी बहू ला रही हो आप तो। हाँ, अब बस यही उम्मीद है कि जहाँ तक तेरी जुबान नहीं खुलती, वही अब मेरी विदेशी बहू सबकी खाट खड़ी करके रख देगी, ताकि दोबारा मुझसे या मेरी बहू से कोई फालतू बोलने की हिम्मत ना करे। उमा तो अपनी घूंघट वाली बहू से ये साफ ही कहती थी कि वो तेज बने, लेकिन उसकी घूंघट वाली बहू तो कुछ ज्यादा ही शरीफ और मासूम निकली। इसीलिए अब उमा भी क्या करती। लेकिन कुछ दिनों के बाद उमा अपने छोटे बेटे की शादी करती है और एक विदेशी बहू को अपने घर लेकर आती है। एक शाम उमा अपनी विदेशी बहू लीजा को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू जरा छत के कपड़े उतार ले, तेज धूप हो रही है, आज तो सारे कपड़े भी सूख गए होंगे। खापरा खापरा क्या होता है मम्मी जी? अब इस विदेशी बहू को भी मैं छोटी छोटी बातें समझाऊं? इससे तो अच्छा सलोनी है, कम से कम उसे इतनी छोटी छोटी बातें तो समझानी नहीं पड़ती थी ना। भगवान ने मेरे सर पर पता नहीं क्या बला मर दी है। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली मैं विदेश में रही हूँ ना, तो मैं हिंदी बहुत कम आता है, लेकिन आई विल ट्राई। जब तक ये अच्छे से हिंदी सीखेगी तब तक तो मेरी अर्थी भी निकल जाएगी। अब इसे क्या ही बोलूं, इससे तो अच्छा मैं खुद ही जाकर छत से कपड़े उतार ले आऊं, मेरा ही काम कम होगा। उमा की विदेशी बहू की चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। उमा भी जैसे तैसे अपनी घूंघट वाली बहू और विदेशी बहू के साथ खुशी खुशी रह रही थी। कुछ दिनों के बाद लीजा बहुत छोटे कपड़े पहनकर सामान लेने जाती है। पूरे मोहल्ले के लोग लीजा को ही देखे जा रहे थे और उसी समय सलोनी भी लंबा सा घूंघट करके छत पर झाड़ू लगा रही थी। उन दोनों को देखकर भावना दूसरी पड़ोसन से हंसते हुए कहती है, अरे कांता, देख रही है उमा की घूंघट वाली और विदेशी बहू को? सलोनी को देखकर तो ऐसा लग रहा है उसने विदेशी बहू के कपड़े का ही अपना घूंघट बना लिया। और नहीं तो क्या, अब तो यही होना था। जब घर में विदेशी बहू लेकर आएगी, उसे तो जरा सी भी शर्म नहीं है कहीं भी, कैसे भी कपड़े पहन कर चली जाती है। मुझे तो देख कर ही शर्म आती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उस दिन उमा की विदेशी बहू को अपने जेठ के साथ बाइक में घूमते हुए देखा था, वो भी बहुत छोटे कपड़े में। सच में कभी तो ऐसा लगता है कि सलोनी बहू के साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है इस घर में। और नहीं तो क्या, अब मर्दों की नियत फिसलते हुए समय थोड़ी लगता है। इतने छोटे कपड़े में तो पूरा शरीर दिखता है, और सलोनी की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होती तो उसका पति भी क्या ही करे।
वैसे मुझे तो कभी कभी लगता है कि लीजा का अपने जेठ के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि इतना तो सलोनी का पति सलोनी के लिए भी नहीं करता। खैर हमें क्या करना है, ये सब तो उमा को सोचना चाहिए। उसका घर, उसकी बहुएं और उसके बच्चे हैं। भावना और कांता दोनों उमा और उसकी बहुओं की चुगली करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अब तो यही अफवाह मोहल्ले में भी फैलने लगी थी। कुछ दिनों बाद सलोनी का पति मयंक मूवी की टिकट लेकर आया होता है और सलोनी से बोलता है, सलोनी चलो आज हम मूवी देखने जाएंगे, मैं टिकट भी लेके आया हूँ। आपको पता है मैं बिना घूंघट के घर में भी तो नहीं रहती, तो वहाँ कैसे जाऊंगी। और चलो मैं चली भी गई तो वहाँ इतने लोगों के सामने मैं बिना घूंघट के रहती, शर्म नहीं आती क्या मुझे। क्या यार ऐसा क्यों कर रही हो? अरे ऐसा मत करो यार, मैं बहुत मन से लाया था, सोचा था हम दोनों जाएंगे, अब तुम ऐसे कर रही हो। थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो यार। माफ करना लेकिन मैं नहीं जा सकती। मयंक सलोनी को बार बार मूवी देखने के लिए मना ही रहा था कि तभी वहाँ लीजा आ जाती है और सारी बातें सुनने के बाद लीजा कहती है, मयंक जेठ जी, अगर सलोनी दीदी आपके साथ नहीं जा रही तो मैं चलूं? सलोनी चलो ना, मैं हम दोनों के लिए टिकट लेके आया था। अब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आप देवरानी जी के साथ आराम से मूवी देखना। अब आपके पैसे भी जाया नहीं होंगे और इसी बहाने देवरानी जी घूम भी आएंगी। सलोनी की बात सुनकर मयंक लीजा के साथ मूवी देखने चला जाता है और मूवी देखकर आने में उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। रात को जब दोनों घर आ रहे होते हैं तो दोनों को बाइक पर देखकर भावना अपने घर से बाहर आती है और ताना देते हुए कहती है, मयंक बेटा, ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ ये सब हरकतें नहीं चलने वाली है, पहले ही बता रही हूँ। क्या हुआ आंटी, कैसी हरकत नहीं चल सकती? और आप किसके बारे में बात कर रही हो? यही जो तुम दोनों के चल रहा है। अरे मयंक, जब तुम्हारी बीवी है घर में तो जरूरी है क्या इतने रात में अपने भाई की बीवी के साथ बाहर घूमने का? शर्म आती है या नहीं तुम दोनों को? आंटी, आपकी ये छोटी सोच है, आपके घर में बेटी नहीं क्या जो ये बोल रही हो? मेरे घर में बेटी है तभी बोल रही हूँ, मैं उसके भले के लिए हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलने दूंगी। भावना उन दोनों को काफी ज्यादा सुनाई जा रही थी और धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले के काफी लोग जमा हो जाते हैं। वो सब लोग भी भावना की बातों में उसी का साथ देते हैं। तभी घर से बाहर सलोनी और उमा आते हैं और ये सब देखकर सलोनी अपना घूंघट हटाती है और बोलती है, आंटी जी, आपको इज्जत राज नहीं आती क्या? अरे आपके घर में यही सब होता होगा, तभी तो आपको दूसरों के घरों में भी प्यार और इज्जत के रिश्ते पर भी सवाल उठा रही हो। बहू, तू बहुत भोली है, लेकिन ये सब मिलकर तेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। देख नहीं रही है क्या कैसे तेरा पति और तेरी देवरानी आधी रात तक बाहर घूमते रहते हैं? कोई शोभा देता है ये? आंटी जी, आप अपने घर को संभालो ना। आपका बेटा तो रोज किसी नई लड़की के साथ घर आता है, तब आपके ये सवाल खत्म क्यों हो जाते हैं? यहाँ तो मुझे सब पता है कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, फिर भी आप सवाल उठा रही हो। और आंटी जी, मैं भले ही यहाँ विदेशी बहू बनकर आई थी, लेकिन अब भी मुझ में अपने देश के संस्कार हैं। ये मेरे जेठ और जेठानी हैं। आप अपनी घटिया सोच को अपनी तिजोरी में बंद करके रखो, ऐसे खुलेआम मत दिखाओ। आज तो मेरी घूंघट और विदेशी बहू ने पूरे मोहल्ले की बोलती ही बंद कर दी है। उमा अपनी दोनों ही बहुओं से काफी ज्यादा खुश होती है और अब वो दोनों बहुओं को घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी दे देती है और उन पर भरोसा करने लगती है। रियांशी अपने पति मनप्रीत के साथ पहली बार पंजाब से दिल्ली अपने ससुराल आई थी, जहां उनका स्वागत करते हुए उसकी सास अमृता कहती है, आओ आओ मेरे बच्चों, बताओ, बेटे की शादी को 6 महीने हो गए, अब जाकर मैं अपनी बहू का चेहरा देख रही हूँ। माँ, आपको तो पता ही है, काम की वजह से मैं पंजाब था और वहीं रियांशी से मुझे प्यार हुआ। आपको बोला था शादी में आने को, लेकिन आपके ये घुटनों का दर्द आपको ट्रेवल नहीं करने देता। हाँ बेटा, क्या करूँ? ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚੁਟकियां 'ਚ गायब हो जाना है। ओए होए, मेरी पंजाब से आई बहू, मुझे बड़ी खुशी है तू आ गई। अब आओ दोनों अंदर आ जाओ। अमृता अपनी पंजाब से आई बहू रियांशी और अपने बेटी का स्वागत करके उन्हें घर के अंदर लाती है, जिसके बाद आते ही रियांशी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। और ऐसे ही एक शाम जब रियांशी रसोई में काम कर रही थी तो कानों में हेडफोन लगाकर वो जोर जोर से गाना गाती है, वे गड्डी पीछे ना जो लिखाई फिर दे, जानू से अपा मेरे पाई फिर दे। रियांशी का गाना सुनते ही रसोई में मनप्रीत आता है
और उसको चुप करवाते हुए कहता है। ये क्या कर रही हो रियांशी? कौन सा गाना गा रही हो, वो भी इतनी जोर जोर से? हाँ जी, ये पंजाबी गाना है, उन्हें उन्हें आया है। अरे उसे छोड़ो, ये वाला गाना सुनो, एक नंबर का गाना है। इसको सुनने के बाद तुम कोई और गाना सुनना पसंद ही नहीं करोगी। ए तो बड़ा ही कमाल का गाना है, मैं पूरा सुनना है। मैनू अपना फोन दो। अरे इस गाने का नाम है तेरे करके और इसे रियान शर्मा ने गाया है। अगर तुम्हें ये गाना पूरा सुनना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर क्लिक करो और पूरे गाने को यूट्यूब पर एंजॉय करो। अगर आप लोग भी ये गाना सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो। हुने कर दिया जी, मैनू ता बहुत वधिया लग गया है गाना। रियांशी अपने फोन में गाना लगा के सुनने लगती है, जिसके कुछ देर बाद ही अमृता रसोई में आती है और दोनों पति पत्नियों को रसोई में देखकर कहती है। बहू और मनप्रीत दोनों एक साथ रसोई में क्या कर रहे हो? ओए नलायक, यहाँ बहू का काम बढ़ाने आया है क्या? नहीं मम्मी, मैं तो पानी लेने आया था, दे दो जी पानी। खुद ले ले, दिख नहीं रहा तुझे वो काम कर रही है। बहू, तू जब खाना बना लेगी तो जरा मेरे पैर दबा दियो, बड़े दर्द कर रहे हैं बेटा। जी मम्मी जी, मैं आनी है खाना बना के। रियांशी खाना बनाकर अपनी सास के कमरे में जाती है और गरम गरम तेल से अपनी सास के पैरों की ऐसे जमकर मालिश करती है, जिससे अमृता का दर्द एकदम गायब हो जाता है और वो अपनी बहू से कहती है। सच्ची मेरी पंजाब से आई बहू गुणों और संस्कारों से भरी है। पर बहू, भले ही तेरी शादी को 6 महीने हो गए हो, लेकिन यहाँ तो तू अब आई है ना, इसलिए मैं अपनी पंजाबी बहू की मुंह दिखाई रखूंगी। आखिरकार ये मोहल्ला भी तो देखे, मेरी पंजाब से आई बहू कितनी सोहनी है। जिवे थानू ठीक लगे ओवे कर लो मम्मी जी, मैं तो जिवे तुसे कहोगे ओवे कर लेना है। अमृता रियांशी के नरम स्वभाव से खुश थी, जिसके चलते वो 2 दिन बाद रियांशी की मुंह दिखाई रखती है, जिसमें मोहल्ले के लोग और रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है। उन्हीं के बीच में रियांशी अपने पूरे पंजाबी स्टाइल में सज धज के आती है, जिसको देखकर अमृता की पड़ोसन मालती कहती है। अरे वाह अमृता, तेरी बहू को सूटों का बहुत शौक है, बड़ा ही सुंदर सूट पहना हुआ है। कहाँ से लाई बहू? आंटी जी, ए ता मैं पंजाब तो लेके आई सी। मेरी मम्मी ने वड्डे कारीगर तो खरीदे सी के जेड़े फुलकारियां वगैरह बनांदे ने ना, उन्ना को। ये पंजाब से आई बहू है क्या अमृता? अरे तुम्हें यहाँ लड़कियाँ नहीं मिली थी क्या अपने बेटे के लिए, जो पंजाब से पंजाबी बहू ले आई? पंजाबी तो बड़े शो ऑफ करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे ना पसंद होने की वजह से मैं अपनी बहू तो बदलूंगी नहीं, और पंजाब से आई है तो क्या? अरे मेरी नजरें मेरी बहू की भाषा नहीं देखती, बल्कि उसके सच्चे दिल और सेवा भाव को देखती है, और मुझे मेरी बहू के बारे में तुझसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा मम्मी जी तुसी। और आंटी जी, मैं पंजाब से आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी नहीं बोल सकती। मैं अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए पंजाबी बोलती हूँ। रियांशी के जवाब से मालती का मुंह तो बंद हो जाता है और बाकियों के मुंह बंद करने के लिए रियांशी सबको ठंडी ठंडी लस्सी के गिलास पिलाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी मुंह दिखाई की रस्म करके उसको आशीर्वाद और तोहफे देकर जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब अमृता नाश्ता करने बैठती है तो रियांशी से मक्खन मांगते हुए कहती है। बहू, मुझे जरा मक्खन दे दे, फ्रिज में पड़ा होगा। होने लेके आई मम्मी जी। रियांशी फ्रिज में रखे मक्खन की टिकिया को देखकर उसे बिना बाहर लाए आती है और अपनी सास के पास आकर कहती है। मम्मी जी, मैं नहीं लाई वो मक्खन, वो भी कोई मक्खन है। अरे जमाई, पीला पीला है। मैं तुहानू ताजा मक्खनी काट के खवाऊंगी। ठीक है बहू, तू कह रही है तो एक दिन बिना मक्खन खाए रह लेती हूँ, कल तेरे हाथ का देसी मक्खन खाऊंगी। अगले दिन रियांशी अपने हाथों से गाय के दूध से बहुत सारी गाढ़ी लस्सी और मक्खन बनाती है, जिसके बाद वो मक्खन खाने के लिए अपनी सास को देती है। उस मक्खन को खाकर अमृता स्वाद लेते हुए कहती है। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। मेरी पंजाब से आई बहू के बड़े फायदे हैं। इतना स्वादिष्ट और ताजा मक्खन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच, तूने तो मेरे घर को मिनी पंजाब बना दिया। मैं तो कहती हूँ एक आधी भैंस पाल ले, कम से कम हमें ये ताजा दूध लस्सी मक्खन तो मिला करेगा। जी तुहानू कोई दिक्कत ना होए मम्मी जी, मैं ता सच्ची मज रख लेनी है, फिर तुहानू ताजा दूध लस्सी मक्खन सब कुछ मिलू। अपनी सास की अनुमति लेकर रियांशी एक भैंस पाल ही लेती है, जिसको वो अपने बरामदे में बांधती है और रोज उसकी सेवा करती है। समय पर चारा देना, गोबर साफ करना। ऐसे ही एक दिन जब चीनी मांगने अमृता की पड़ोसन मालती उसके घर आती है
तो दरवाजे पर भैंस के गोबर से उसका पैर खराब हो जाता है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय हाय अमृता, ये क्या किया हुआ है तुमने दरवाजे पर? ये गोबर तुम्हारी बहू लेकर आई है क्या पंजाब से? इतने में अमृता और रियांशी बाहर आते हैं और मालती के पैर को गोबर से सना देखकर कहते हैं, अरे मालती, ये क्या कर बैठी? बड़ा ही माड़ा हुआ तेरे साथ। अपनी बहू की बोली मत बोल। मैं तो तेरे घर चीनी लेने आई थी, लेकिन लगता है तेरी इस पंजाब से आई बहू को पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए इसने उस दिन मुंह दिखाई का बदला लेने के लिए दरवाजे पर ये गोबर डाल दिया। आंटी जी, मैं पंजाब से आई हूँ। हमारे पंजाब में ना किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखते। और यही बात दरवाजे पर गोबर की, तो वो हमारी भैंस ने किया है। अब हमने भैंस पाली है तो वो सोना तो निकालेगी नहीं, गोबर ही निकालेगी। आपको देखकर चलना चाहिए था ना। ये सही है, पहले पंजाब से बहू लाई थी अमृता तू, अब पंजाब भी बसा ले यहीं। अरे भैंस पाल ली, इसके शोर से मोहल्ले वालों की नींद खराब होगी। अरे तूने तो कसम खा ली है अपनी इस बहू के साथ गवार बनने की। ये भैंस हमारे पास 1 हफ्ते से है। तेरे घर में आवाज आई जरा सी भी? तुझे तो पता भी नहीं चला कि हमारे घर में भैंस है। आई बड़ी, कोई चीनी वीनी नहीं है हमारे यहाँ। चली जा यहाँ से। बहू, तो दूध निकाल ले भैंस का, मोहल्ले वाली औरतें आती ही होंगी दूध लेने। अमृता की बात मानकर रियांशी दूध निकालने चली जाती है और मालती अपने गोबर से सने पैर को लेकर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कुछ औरतें झुंड बनाकर हाथों में डोलची लिए अमृता के घर आती है और उनमें से एक मीरा नाम की औरत कहती है, अमृता बहन राम राम, मैं कह रही थी बहू ने दूध निकाल लिया। बस बहन जी निकाल रही है, आप देखो ताज़ा दूध मिलेगा आपको। सच में आपकी पंजाब से आई बहू ने तो हमें देसी चीजों की आदत डाल दी, वरना ये बाजार के दूध दही मक्खन खाकर तो हमारी और परिवार की सेहत ही खराब होती थी। जी बहन जी, मेरी बहू पंजाब से धन धान्य लेकर आई है। अब देखिए, इसके भैंस पालने के चक्कर में हमें और आपको शुद्ध दूध घी दही मक्खन मिलने लगा, और क्या चाहिए। मालती ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जिस पंजाब से आई बहू का हमेशा मजाक बनाया, उसे नीचा दिखाया। बाकी मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ कर रही हैं, जिसके बाद वो रियांशी से माफी मांगती है और अमृता की पंजाब से आई बहू रियांशी के बारे में कभी उल्टा नहीं कहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।